नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। साथियों, आज का सेशन बेहद खास है और यह ऐसा सेशन है जिसे आज पूरी तरह तथ्य के साथ तक अंत तक लेकर चलेंगे और इस सेशन से आप यह समझने में कामयाब होंगे कि कैसे ट्रंप ने पाकिस्तान का साथ देने का यह सारा आडंबर रचा था। कारण क्या था, किस तरह से ट्रंप, जो कि एक व्यापारी ट्रंप के नाम से मैंने पहले भी आपको कई सेशंस में जिक्र किया है, किस तरह व्यापारी ट्रंप ने पाकिस्तान का साथ देने की पटकथा रची थी। इसके आज हम आपको सारे तथ्य प्रस्तुत करेंगे और कहानी निकाल कर लाएंगे कि जब भारत ने पाकिस्तान को उसका पनिशमेंट दिया था, उस समय पर पाकिस्तान ने कैसे बैकडोर चैनल से अमेरिका से सेटिंग करी थी। आज पाकिस्तान की उस पूरी सेटिंग को आपके सामने लेकर हम आए हैं। यही कारण था कि भारत लगातार कहता रहा कि मैं किसी थर्ड पार्टी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करूंगा। उसके बावजूद भी ट्रंप मध्यस्थता के नाम पर पाकिस्तान को भारत के बराबर इंटरनेशनल लेवल पर इज्जत दिलाने के लिए जुटे रहे। हमने जिस बात पर सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाएं दी थी वो यही थी कि आफ्टर ऑल क्यों पाकिस्तान को भारत के बराबर रखने का ट्रंप प्रयास कर रहे हैं। ट्रंप की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो पाकिस्तान के लिए भारत की इमेज और पाकिस्तान की इमेज को बराबर कर दे रहे हैं। जो पाकिस्तान अमेरिकी कर्ज के बिना चल नहीं पा रहा है, जो आईएमएफ के लोन के बिना शायद 2 महीने सरवाइव ना कर पाए, उस पाकिस्तान को दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी के साथ इस तरह ट्रीट देने का जो इनका कारण था, वो आज पूरी तरह डिकोड किया जाएगा। यही कारण है कि जब भारत सरकार को यह बात डिटेल में समझ में आई कि कहानी कुछ और है, और जब बात समझ में आई कि दुनिया इस बात को समझना शुरू हो चुकी है, तो हमें भी समझ ही लेना चाहिए और कह देना चाहिए। तभी जाकर भारत सरकार की तरफ से भी आपने कुछ बयान सुने, जिसमें हमारे विदेश मंत्री साफ कहते हुए सुनाई दिए। कल भी मैंने सेशन किया था कि ट्रंप का यह कहना कि उन्होंने मध्यस्थता की थी, गलत है। उनकी कोई मध्यस्थता नहीं थी, अमेरिका में था। अब चलते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी में, क्योंकि शहबाज शरीफ तो बढ़िया धन्यवाद दिए थे ट्रंप को यह कहते हुए कि धन्यवाद ट्रंप, आपकी मध्यस्थता ने सब रुकवा दिया है। जब भी कहीं कलेश होता है, अक्सर मैं आप लोगों को एक ही जगह ले जाता हूं और वो है रोकड़ा, धन के ऊपर ले जाता हूं। मैं अक्सर आपको ट्रंप के बारे में यही कहता हूं कि ट्रंप ना कहें, इन्हें व्यापारी ट्रंप कहें। ये व्यापार करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं और इस बात को समझने में भी आपको बहुत ज्यादा असमंजस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, पूंजीवादी देश है, पूंजीवादी ही है जो पूरी दुनिया पर राज करने के लिए वहां से निकलते हैं। मॉडर्न टाइम्स में, जैसे कभी पास्ट में हम लोग यूके के बारे में सुनते हैं, आज वो काम यूएस करता है। पहले यूके के द्वारा दुनिया भर में उपनिवेश बनाए जाते थे, अब यह नव उपनिवेशवाद का दौर है। अमेरिका में बैठी हुई कंपनियां दुनिया भर के देशों पर अपना शासन कंपनियों के माध्यम से चला रही हैं। आप और हम ही देख लीजिए, आज बहुत सारी ऐसी कंपनियों पर हम डिपेंडेंट हैं जिनके खिलाफ बोलने की ना हमारी ना सरकारों की कोई भी हिम्मत नहीं है। आज आप और मैं जिस यूट्यूब से जुड़े हैं, चाहे ट्विटर से जुड़े हैं, फेसबुक से जुड़े हैं, इंस्टा से जुड़े हैं, और भी कोई सोशल मीडिया हैंडल उठा लाइए, वो सब अमेरिकी ड्रिवन है। चाहे वो गूगल है, सब अमेरिका कंट्रोल करता है। आपको कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कौन सी नहीं दी जाएगी, ये सब वो तय करता है। आप किस पर रिएक्ट करेंगे, वो भी वही तय करता है और आप इसका कुछ नहीं कर सकते। वर्तमान में आप और हम डिजिटल गुलाम हैं, बस इसको कह नहीं पाते क्योंकि हम अपने देश में हैं। नई गुलामी जो है हमें समझ में थोड़ा लेट आती है। एनीवे, फिलहाल के लिए आज हम जिस और वस्तु स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं, जो आने वाले समय में इस गुलामी का एक सिक्का बन जाएगी, उसका नाम है बिटकॉइन, या कहिए क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन उसका एक एग्जाम्पल है। बात क्रिप्टो की है। क्रिप्टो दुनिया की वो करेंसी जिसका कोई माई बाप नहीं है। माई बाप नहीं है से क्या मतलब है? ब्लॉकचेन आधारित ऐसी करेंसी जिसको कोई देश गवर्न नहीं करता। आज रुपया जो है वो एक फिएट करेंसी के रूप में आरबीआई द्वारा गवर्न किया जाता है, भारत सरकार उसके पीछे खड़ी होती है। इसी प्रकार से डॉलर के पीछे अमेरिकी सरकार खड़ी होती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के पीछे कंपनियों द्वारा कुछ ऐसे ब्लॉकचेन के माध्यम से कोड बना दिए जाते हैं जिन कोड को वापस से नहीं बनाया जा सकता, और वो कोड पिछले वाले से ज्यादा टफ होते चले जाते हैं। कुछ इस तरह से कोड का निर्माण होता चला जाता है और एक कैलकुलेशन होती है कि हां भाई इतने ही कोड इस तरह से बन पाएंगे इस फॉर्मूले से, और उस कोड के ऊपर जनता वैसे ही पैसे लगाने लगती है जैसे गोल्ड के लिए पैसे। मतलब आप ऐसे समझिए कि आप क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए अपने देश की करेंसी को
इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से कहते हैं कि मैंने इतने कोड अपने पास रख लिए। या फिर ऐसे समझिए जैसे आपने कहा कि मेरा ये फेसबुक अकाउंट है, तो एक अकाउंट अपने आप में कोड समझ लीजिए कि मेरे पास इतने सारे अकाउंट हैं। आसान भाषा में समझाने के लिहाज से कह रहा हूं क्योंकि आप सोशल मीडिया से रिलेट करके समझ सकते हैं। मेरे पास इतने यूट्यूब अकाउंट हैं, तो ये 1 2 3 4 5 टाइप से आपके क्रिप्टो अकाउंट हो गए। ये क्रिप्टो के मेरे पैसे हो गए। इनको खरीदने के लिए आपने पैसा खर्च किया होता है। जैसे आज भी बहुत सारे अकाउंट्स को आप सोशल मीडिया पर जब देखते हैं तो देख पाते हैं कि ये धन बना रहे हैं या फिर चैनलों को खरीदा जा रहा है, बहुत सारी कंपनियां टेक ओवर कर रही होती हैं। तो सोशल मीडिया जैसी चीजों को जब खरीद फरोख्त की जा सकती है रियल करेंसी में, तो ऐसे ही कुछ कोड्स हैं ब्लॉकचेन के, उन्हें खरीदा बेचा जाता है पैसे से। अब ये पैसा कौन सा होता है? हमारे देश की सरकार तो इसे अलाउ नहीं करती, तो हमारी करेंसी से तो आप खरीद नहीं सकते। तो फिर क्या होता है? हमारे जैसे देश जिन्होंने क्रिप्टो खरीदने को लीगल नहीं कर रखा है, उन देशों में जनरली ऐसा होता है कि आपके पैसे से पहले यूएस डॉलर खरीदा जाता है, यूएसडी जिसको कहते हैं, डीटी, उसको खरीदा जाता है और फिर उस डॉलर से आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इनडायरेक्टली आपको जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो दिखाते यही हैं कि आप अपने धन का निवेश कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में उस धन का निवेश, ये जनरल लाइन बोल रहा हूं, ऐसा हर देश पर लागू नहीं होता और बहुत सारे क्रिप्टो के ब्लॉक उस पर भी ये लागू नहीं होता। जो प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ जगह, मैक्सिमम जगह, कुछ नहीं, मैक्सिमम जगह जो होता है, आपकी करेंसी का इन्वेस्टमेंट पहले दूसरी करेंसी में कन्वर्ट होता है और उससे आप क्रिप्टो को खरीदते हैं। अमेरिका ने जालसाजी करके दुनिया भर की जितनी भी क्रिप्टो हैं उनमें मैक्सिमम का व्यापार डॉलर के माध्यम से करवाना शुरू किया। ट्रंप, जिन्हें मैं व्यापारी ट्रंप कहता हूं, इन्होंने पिछले इलेक्शन कैंपेन से अब तक में यह तय कर लिया था कि पैसा कैसे कमाया जाए, डॉलर को कैसे मजबूत किया जाए और अगर और ज्यादा पैसा बनाना हो तो तरीके कैसे रखे जाएं। सरकारें अपना डॉलर बनाती हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई जाती हैं, लेकिन अपन आज बोलचाल की भाषा में एक लाइन बोलते हैं कि मेरा तो सिक्का चलता है। अब ये जो सिक्का चलता है वाली लाइन जो अपन बोलचाल की भाषा में बोलते थे, ट्रंप बोल सकते हैं कि मेरा तो क्रिप्टो करेंसी चलता है, मेरी अपनी क्रिप्टो चलती है। यही कारण है कि उन्होंने अपने फेड चीफ तक को भी कई बार अलग अलग तरीके से ह्यूमिलिएट किया है। जैसे अपने आरबीआई चीफ होते हैं, ऐसे वहां पे फेड रिजर्व है, उसके चीफ को उन्होंने कई बार टारगेट किया है कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो, तुम निवेश के अच्छे उपकरण नहीं जानते, क्योंकि ट्रंप को लगता है कि अमेरिका में डॉलर के पैरेलल भी एक और क्रिप्टो खड़ी हो सकती है और उस क्रिप्टो के लिए मालिकाना हक किसी प्राइवेट व्यक्ति का हो सकता है। जिस तरह से इलॉन मस्क डॉजीकॉइन को अपना प्रभुत्व के अंदर ले आए हैं, ऐसे ही ट्रंप परिवार भी अपने क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च कर चुका है। यह केवल आप बैकग्राउंड में जानकारी प्राप्त कर लीजिए, जिन्हें खरीदने के लिए आप डॉलर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब इस बैकग्राउंड का करेंगे क्या? इस बैकग्राउंड का करेंगे कुछ यूं कि ट्रंप से कनेक्टेड क्रिप्टो करेंसी का नया ठिकाना अब पाकिस्तान बनने जा रहा है। असल खबर यह है, मतलब क्या है? मतलब यह है कि ट्रंप ने पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता का, यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको पता है कि मेरा गुलाम कौन बन सकता है, बोले जिसके यहां पर अस्थिरता होगी। ट्रंप ने उन देशों को तलाशा कि जिन देशों में जबरदस्त अस्थिरता है, दुनिया में उनके खिलाफ नफरत का माहौल है, वो तत्काल प्रभाव से आकर, जैसे कहते हैं ना बुरी आत्मा किसे पकड़ती हैं, बोले जो पहले से ही अपने लो इन कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर सबसे ज्यादा गंदगियों का, गलत आदतों का असर होता है। ऐसे ही पाकिस्तान जैसे देश को पकड़ा गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके बेटे सलमान शहबाज, उनके माध्यम से ट्रंप ने पाकिस्तान में अपने क्रिप्टो की कंपनी को एंट्री करा दिया। अब यह जानकारी कितनी सटीक है, इसको समझने के लिए आप मेरे 2 महीने पहले वाले वीडियो को जाकर आज फिर से देखना। सामान्यतया हम आपके अंकित इसी चैनल के ऊपर बहुत बार ऐसे सेशंस को कर देते हैं जो भविष्य की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट होते हैं तब हमें यह रियलाइज होता है कि यार ये तो हमने चर्चा बहुत पहले कर ली थी। मैंने मार्च 21 यानी कि इसी साल 2025 में 21 मार्च के दिन एक सेशन किया था, इसी चैनल पर किया था, आप जाकर उसे देख सकते हैं। 2 महीने पहले जानकारी उसमें मैंने दी थी कि पाकिस्तान क्या क्रिप्टो को लीगल करने वाला है। यह जानकारी जब मैंने दी थी उसमें मैंने बाकायदा ट्रंप का जिक्र भी किया था और ट्रंप का जिक्र करते करते यह लाइन बोली थी। अब मैं एविडेंस इसलिए लेकर आया हूं कि आप जाकर सुन सकते हैं, इस वीडियो को जाकर के क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मैंने इसका जिक्र किया था। अच्छा, आप सुन लीजिएगा। अब यह बात मैंने 2 महीने पहले कही थी, अब उस बात को आज के कंटेक्स्ट में लेकर आता हूं। एक व्यक्ति से आपका परिचय कराता हूं, इसका नाम है गैंड्री बीच।
ये बीच का जो आदमी है, गेंट्री बीच नाम का जो व्यक्ति है, इसको मैं बीच का आदमी क्यों बोल रहा हूं, ये बिचौलिया है असल मायने में। कैसे बिचौलिया है, अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। इस व्यक्ति के चेहरे को पहचानिए और इसे ट्रंप के साथ देखिए। आप कहेंगे कि ट्रंप के साथ है तो नेताओं के साथ तो बहुत लोग होते हैं। अजी रुकिए, थोड़ा और आगे चलते हैं। ट्रंप के साथ इसकी तस्वीर को देखकर अब एक और तस्वीर देखिए। यह तस्वीर जो साइड में आपको दिख रही है, यह है जूनियर ट्रंप, जिन्हें एरिक ट्रंप के नाम से जानते हैं। ये ट्रंप के सुपुत्र हैं, छोटे ट्रंप जिन्हें कहिए। ये ट्रंप के जो सुपुत्र हैं, ये एरिक ब्रीच के बहुत जबरदस्त मित्र हैं। अब आप कहेंगे सर ये मित्रता वाला एंगल आप कहां से निकाल रहे हैं, तो चलिए उन खबरों को देखते हैं जहां पर यह बात स्थापित होती है। यहां पर 2025 की जनवरी की एक न्यूज कटिंग है, अरब न्यूज ने ली है और लिखा है, टेक्सास इन्वेस्टर्स क्लोज टू ट्रंप आई इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान हाउसिंग एनर्जी मिनरल सेक्टर्स। अब यह कहानी क्या है टेक्सास इन्वेस्टर्स की, अब वो समझते हैं। असल मायने में ये जो गैरी बीच नाम का आदमी है, ये करता क्या है, ट्रंप ने जब पहले चुनाव लड़ा था ना, पिछला राष्ट्रपति चुनाव, तो फंड रेज यही करके लाया था। देखो एक चीज समझो, आज भारत में भी चुनाव लड़ना किसी नेताजी के बिना पैसे के संभव नहीं है। हमारे जैसे देश में जहां इतने लोगों को मोबिलाइज करना होता है, सूचना से संचारित करना होता है, घर घर पहुंचना होता है, कैंपेन करानी होती है, बड़ी मीटिंग्स करानी होती है, पैसा खर्च होता है। अमेरिका में भी अगर आपको खबरें पहुंचानी है तो खर्चे भी उतने तेज होंगे। तो जब कोई राष्ट्रपति पद पर खड़ा होता है तो उसके लिए फंड रेज करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि इतना पैसा मैं कहां से लेकर आऊंगा। अक्सर कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव में उतरे थे, जो आरोप उनके ऊपर अक्सर लगते हैं वो यही है कि मोदी जी ने अपनी दावेदारी पेश ही इस तरह की थी कि मैं अगर चुनाव में उतरता हूं तो मैं अपने विज्ञापन के लिए या फिर मेरे चुनाव कैंपेन को फंड करने के लिए लोग ले आऊंगा। अब देखो ये हिडन सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट है। ओपन सीक्रेट क्यों है, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी किसी ना किसी राजनीतिक चंदे से ही चल रही होती है। कुछ फ्रंट रोड से आ रहे होते हैं, कुछ घूम घाम के आ रहे होते हैं। अब इस बात को और ज्यादा बोलते हैं तो इस पर और राजनीति होने लगती है, लेकिन आप और मैं ये अच्छे से फिल्में देखकर व्यवहारिक जीवन में समझ चुके हैं कि 100 आदमी की गैदरिंग करने में भी बहुत पैसा खर्च होता है और नेता तो दिन भर में 10-10 रैलियां लाखों लोगों के निपटा देते हैं, तो वो आसान काम नहीं है। खैर, फिलहाल के लिए जब ट्रंप चुनाव में उतरे तो ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, इसने पुराने चुनावों में फंड रेज किया था, इकट्ठा किया था, और जब इकट्ठा किया तो बदले में वसूलेगा भी। तो वसूलने के नाम पर यह ट्रंप के नाम से दुनिया भर के उन देशों में निवेश करने जाता है जो बढ़िया से पैसे दे सकते हैं। ऐसे में टेक्सास का यह जो इन्वेस्टर है, जो कि ट्रंप का बहुत करीबी है, यह पाकिस्तान में जनवरी में पधारा था और पधार कर इसने यहां पर इन्वेस्टमेंट के अवसर तलाशे थे। यह गैरी बीच नाम का, जो गेंट्री बीच नाम का व्यक्ति है, यह पाकिस्तान के बाद फिर बांग्लादेश जाता है और बांग्लादेश जाकर वहां पर भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन तलाशता है। अब आप पूछेंगे यह क्या कहानी है? कहानी बड़ी सिंपल है। अक्सर ये देश ऐसे देशों को चूज करते हैं या फिर ऐसे लोगों को चूज किया जाता है कि इन पर दांव खेलो, ये आपकी सरकार पूरी तरह समर्पित कर देंगे। ये तो सबको पता है कि इमरान खान ने रूस की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाया था, अमेरिका ने तख्ता पलटा दिया था। भले ही शहबाज शरीफ की सरकार बाइडेन ने बनाई हो, लेकिन अमेरिका समर्थित सरकार है और शहबाज शरीफ डे वन से चाहते हैं कि बस अमेरिका हाथ अपना कंटिन्यू रखे, कहीं ऐसा ना हो कि बाइडेन का गुस्सा इनके ऊपर निकाल लिया जाए। पहले तो सोचा भी जा रहा था कि बाइडेन हटते ही शहबाज शरीफ को पलटा दिया जाएगा, लेकिन ये दोनों लोग एनी हाउ मैनेज करने में कामयाब हो गए। कौन कौन? चच्चा भी कामयाब हो गए और उधर शहबाज शरीफ भी। इन्होंने ट्रंप के साथ नेगोशिएशन कर लिया, क्योंकि जो ये वसूली भाई हैं, आप सोच सकते हैं कि वसूली भाई की यहां पर मीटिंग किसी राजनीतिक हैसियत से नहीं हो रही है, लेकिन इन तस्वीरों को आप नजर करें और नजर करें, आपके सामने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से डली हुई इस तस्वीर को, जो 11 फरवरी के दिन डाली गई, जिसमें शहबाज शरीफ लिखते हैं, रेनाउंड बिजनेसमैन ऑफ यूएसए, जिसका नाम है गेंट्री बीच, उनसे मेरी मुलाकात हुई दुबई में 11 फरवरी को। यह प्रधानमंत्री के ऑफिशियल स्टेटमेंट से, आप हमारे देश में, अपने देश में इस बारे में कोई जिक्र ही नहीं करते कि कोई गेंट्री बीच नाम का व्यक्ति भी है। यहां पर प्रधानमंत्री ट्वीट करके साझा कर रहे हैं कि मैं एक बड़े व्यापारी से मिला। यह व्यापारी कौन है? बीच का आदमी है, बोले तो दलाल है। कौन सा दलाल है? ट्रंप के लिए पैसा इकट्ठा करता है और ट्रंप के धंधे जो बिजनेसमैन के रूप में चलते हैं उनको यह फाइनेंस करवाता है। अच्छा, यह व्यक्ति शहबाज शरीफ से भी मिलता है
और इससे पहले मोहम्मद यूनुस से भी मिलता है। ये सब चल रहा है बैकग्राउंड के अंदर, मुलाकातें चल रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं इतना भी बैकग्राउंड में क्या, जब पीएम ने तस्वीरों में दिखा दिया तो क्या भारत सरकार को नहीं दिखा होगा? दिखता है, समीकरण चलते हैं। इसी तरह से भारत सरकार भी अपनी तरफ से ट्रंप को नेगोशिएट करने लग रही थी। भारत सरकार देश के साथ व्यापार कर रही थी, लेकिन ट्रंप राष्ट्रपति होने के अलावा एक अपने पर्सनल व्यापारी भी हैं। और दुनिया भर में जितने भी इस समय पर बैठे हुए राजनेता हैं, उनमें अगर कोई सबसे बड़ा व्यापारी है वर्तमान में तो वो ट्रंप हैं। तो ट्रंप एक व्यक्तिगत व्यापार चला रहे हैं और एक अमेरिका का दुनिया के देशों के साथ व्यापार चला रहे हैं। दो अलग अलग चीजें हैं। सिर्फ अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वो इन लोगों को भेज कर रखे हुए हैं और देश की कैपेसिटी में वो भारत जैसे देशों के साथ नेगोशिएशन टेबल पर बैठे हैं। तो दोनों ही काम से वो बैटिंग कर रहे हैं, दोनों फ्रंट से वो बैटिंग कर रहे हैं। दोनों फ्रंट में बैटिंग करते समय यह व्यक्ति आया, क्योंकि आपने नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान अमेरिका के नेगोशिएशन टेबल पर बैठा है तो वो रिश्वत पहुंचा दिया। जैसे होता है कि भाई हम डायरेक्ट तरीके से काम कराने आए ओपन बिड से, लेकिन भाई साहब का पैकेट पहुंच गया था, तो पैकेट पहुंच गया तो बिना बिडिंग के काम हो गया। तो कुछ उस तरीके से यहां पर एरिक ब्रीच आपको दिखाई देते हैं। यहां पर कहा जाता है पाकिस्तान से कि आप हमारे धंधे के फेस बनेंगे इस क्षेत्र में। बोले बहुत बढ़िया। तस्वीरें बाहर निकलकर आती हैं 16 अप्रैल की, जिसमें यही व्यक्ति यहां से निकलता है और तुर्की जाता है और तुर्की में जाकर के वहां पर एक डील साइन करता है, एक जेवी करता है और जेवी के अंदर यूएस व्हाइट ब्रिज नाम की कंपनी के साथ। अब ट्रंप का शहबाज शरीफ के साथ, तुर्की के साथ, और शहबाज शरीफ का तुर्की के साथ और मोहम्मद यूनुस के साथ कंसेप्ट सेट हो गया होगा। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो खेला हो गया, मतलब मोहम्मद यूनुस, शहबाज शरीफ, अर्दगन, तीनों की तीनों सर ये तो ट्रंप को खरीद लिए तो मामला सेट हो गया। भाई साहब अक्सर सरकारी सेवाओं में ऐसा होता था। सरकारी सेवाओं में क्या होता था, जब मैं सरकारी नौकरी में था, वर्दी की नौकरी में था, तब ऐसा सोचते थे कि भाई हां इस ठेकेदार ने इन साहब को सेट कर लिया है, अब ये साहब जितने दिन इस पद पर हैं इनका धंधा बढ़िया चलेगा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई दूसरे साहब आ गए जिनका माथा फिर गया तो वो पूरा चौपट ही करते हैं, वो पूरा सिस्टम ही बिगाड़ते हैं कि नहीं चलेगा। भारत भी इस तरह के सस्ते टैक्स अपना सकता था, लेकिन भारत की अपनी एक इंटीग्रिटी है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भ्रष्टाचार को सरकारों के बीच में नहीं लाना चाहता था। भारत ने जिस तरह की वार्ता अमेरिका के साथ रखी होगी वो आज भी दुनिया के सामने ओपन है, नेगोशिएशंस खुले हैं और हम लगातार वार्ता में हैं। लेकिन इन लोगों ने ट्रंप को साध लिया, अपनी टेंशन को 4 साल टेंशन को टाल दिया, 3 साल ही कहिए क्योंकि अब तो मतलब चुनाव में 3 साल बचे हैं। ऐसे में इन्होंने टेंशन टाल दी, ये कहा जा सकता है। अब ऐसे में ट्रंप के जूनियर यानी कि ट्रंप के जो बेटे हैं वो पाकिस्तान में अपने धंधे को, टर्की में धंधे को और बांग्लादेश में अपने धंधे को बढ़ाने का काम शुरू करते हैं। पाकिस्तान के बारे में ट्रंप को रिपोर्ट दी जाती है और कहा जाता है कि साहब सुनो, पाकिस्तान जो है एक बढ़िया देश है, यहां पर बहुत सारे क्षेत्र में रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में इन्वेस्ट किया जा सकता है और काफी सारा काम का यहां ऑप्शन है। मोहम्मद यूनुस को सपना दिखाया जाता है कि आपके साथ ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में काम किया जा सकता है। अब इस एरिक ट्रंप की कहानी को समझते हैं। बोले सर आपने इस आदमी के दम पर सारी कहानी लपेट दी, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब इसको देखते हैं, आप यहां पर आइए, ट्रंप देखते हैं, ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की एक कंपनी है जिसका नाम है MSMDF एग्रीकल्चर LLC। इस कंपनी का पैसा लगा है ईडन ग्रीन टेक्नोलॉजीज में, जिसको चलाता है गैंट्री बीच। मतलब गैंट्री बीच के साथ में पूरा कनेक्शन डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का और जूनियर के परिवार का ये प्रॉपर तरीके से दुनिया को पता है, मतलब अपनी खोज नहीं है, सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि इस आदमी की पकड़ डोनाल्ड ट्रंप तक है, ये दुनिया में एकदम ओपन सीक्रेट है। अब आपके दिमाग में फिर प्रश्न बनेगा, केवल सर निवेश के नाम पर तो ऐसे तो अमेरिका का निवेश भारत में भी है, ट्रंप ने तो कहा था कि शायद हो सकता है गुड़गांव में ट्रंप टावर खोल दें। रुकिए, अब यहां से आगे की बात करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, ट्रंप राष्ट्रपति हैं एक पॉलिटिकल डेजिग्नेशन के रूप में, लेकिन एक व्यापारी भी हैं। अपने व्यापार को उन्होंने पैरेलली बंद नहीं किया, अपना व्यापार बनाए रखने के लिए अब उन्होंने एक खेला खेला। क्या खेला? चुनाव प्रचार में उन्होंने बकायदा दुनिया को क्रिप्टो के बारे में बहुत मोटिवेट कर दिया, इतना मोटिवेट कर दिया कि उनके काल में अब क्रिप्टो का भाव डॉलर से 1 लाख से ऊपर चल रहा है, बिटकॉइन का भाव 1 लाख डॉलर से ऊपर चल रहा है। ऐसे में लोग यह मानते हैं कि ट्रंप के काल में क्रिप्टो बढ़िया चढ़ेगा क्योंकि ट्रंप का संरक्षण है और बाइडेन की पार्टी के जो लोग हैं वो समझदार होते हुए भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति
4 साल के लिए फिक्स आता है। भारत की तरह नहीं है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट खड़ा हो जाएगा और लोग कहेंगे कि सरकार से हटा दो, ऐसा नहीं होता है। अच्छा साहब, अब की कहानी क्या है? इन महाशय ने क्रिप्टो करेंसी के मार्केट को पकड़ने के लिए एक पूरी पटकथा रची कि जब दुनिया में बिटकॉइन नाम का कभी किसी व्यक्ति ने, सकोती नाका क्या नाम है उनका जो भी है, जिन्होंने बिटकॉइन बनाया था, मैं एकदम नाम भूल रहा हूं, कुछ जापानी नाम है, सतोशी करके लिखते हैं ना अपन। हाँ, तो उन्होंने जब बिटकॉइन बनाया था तब नहीं सोचा होगा कि ये इतना महंगा हो जाएगा। तो ट्रंप ने कहा लेट आ रहे हैं तो क्या हुआ, अपना भी अपन क्रिप्टो कॉइन बनाएंगे और उस क्रिप्टो कॉइन को एक कदम और आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि मैं खुद राष्ट्रपति हूं तो उसकी मैं वैलिडेशन बिटकॉइन से ऊपर भी ले जाऊंगा। तो यह सोच करके ट्रंप ने खुद का अपना एक क्रिप्टो कॉइन बनाया और क्रिप्टो कॉइन बनाकर उसकी कहानी रचने के लिए बाजार बनाया कि मेरे क्रिप्टो में निवेश कौन करेगा। भाई आपने बना कुछ भी लिया, मेरा मन किया मैंने कोड लिख दिया, चलो भाई ब्लॉकचेन आधारित मैंने एक कोड लिख दिया, लेकिन निवेशक नहीं मिल रहा। निवेशक के रूप में कोई ऐसा देश चाहिए जिसे संरक्षण की आवश्यकता है, जिसमें भ्रष्टाचार भर भर के है। अब भ्रष्टाचार भरा हुआ जो देश है वो तलाश थी उसको, पाकिस्तान में वो तलाश पूरी हुई। मैंने 2 महीने पहले सतोशी नाकामोटो, ठीक है जी, है ना, हाँ नाकामोटो करके जो भी है ना, हाँ लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है, हाँ जी, इसी के चलते आज से 2 महीने पहले पाकिस्तान ने क्रिप्टो के ऊपर पटकथा रचना शुरू किया। क्या हुआ अब सुनिए ध्यान से। पाकिस्तान की सरकार ने 5 मार्च को, देखो फरवरी में मिलकर आया था शहबाज शरीफ उस आदमी से, उसने इसको कहानी सुनाई। क्या कहानी सुनाई मैं आपको सारी रिलेट करता हूं, यह पाकिस्तानी अखबार की कटिंग है। पाकिस्तान की सरकार अपने वित्त मंत्री के लिए एक चीफ एडवाइजर नियुक्त करती है, इसके ऊपर ही मैंने सेशन किया था। ये जो व्यक्ति यहां पर नियुक्त किया जाता है, इसका काम क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो वित्त मंत्री जो हैं उनको सलाह देगा ये व्यक्ति, इसका नाम साकिब है, और ये डिजिटल परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया जाता है। पाकिस्तान ने बकायदा मार्च में ही एक क्रिप्टो काउंसिल भी बनाई जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई थी। 2 बड़े काम कर दिए इन्होंने। पहला काम क्या कर दिया, साकिब को नियुक्त किया, साकिब के साथ साथ एक क्रिप्टो काउंसिल बना दी। जैसे भारत के अंदर प्लानिंग कमीशन है, ऐसे इन्होंने क्रिप्टो काउंसिल बना दी, जिसका काम है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, कैसे नवाचारों पर काम किया जाए, जिसमें बकायदा पाकिस्तान स्टेट बैंक के गवर्नर, पाकिस्तान का जो सेबी है उसके अध्यक्ष, संघीय कानून और आईटी सचिव जैसे जो प्रमुख पद हैं, इनको इसमें शामिल किया गया कि पाकिस्तान में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर या क्रिप्टो करेंसी पर कैसे काम किया जाए। पाकिस्तान चैनलिसिस नाम की एक कंपनी के माध्यम से पता चलता है कि दक्षिण एशिया में दुनिया के अंदर 9वें स्थान पर आता है जहां क्रिप्टो सबसे ज्यादा अपनाई जाती है। मैंने इस पर आपको सेशन करते हुए कहा था कि पाकिस्तान इंटरनेशनली दुनिया में पहचान पाने के लिए क्रिप्टो के क्षेत्र में एंट्री कर रहा है, क्योंकि इसे पता है कि इन्वेस्टमेंट लीगल और इलीगल तरीके से क्रिप्टो में किया जा सकता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, आज भी क्रिप्टो को हमारे देश में लीगल टेंडर क्यों नहीं माना जाता, उसके पीछे का बड़ा कारण है कोई रेगुलेशन नहीं है। रेगुलेशन नहीं है, ऐसे में लोग अपना पैसा क्रिप्टो में लगाए, सरकार को उससे पता ही नहीं पड़ता पैसा कहां चला गया, किसी ने कहीं और पैसा निकाल लिया, पता नहीं चलता। शहबाज शरीफ को इस आदमी ने यही बात फरवरी में समझाई थी और कहा था कि सर अब आपको पता है नवाज शरीफ लंदन सेटल हैं, आपको भी मरियम नवाज और अपने बच्चे के साथ सेट होना होगा, निकलना होगा। बाद में सत्ता बदलती है, पाकिस्तान में तो हर आदमी लूटने ही आता है। मैं आपको एक व्यवस्था देता हूं, क्रिप्टो इस समय जबरदस्त चल रही है, दुबई में बैठकर यह बातचीत होती है। इनसे कहा जाता है कि आपके बेटे के नाम से एक कंपनी बनाओ दुबई में, वो कंपनी दुबई में होगी, वो हमसे कुछ सर्विसेज लेगी और वो आप सरकार में है पाकिस्तान में, आप क्रिप्टो काउंसिल बनवाओ तो आपकी कंपनी सरकार को सेवाएं देगी। इस तरह से एक चेन बनती है, उधर ट्रंप की कंपनी, दुबई में शहबाज शरीफ की कंपनी और पाकिस्तान के अंदर। और ये ऐसा नहीं है मुझे पता चला है, ये ओपन सीक्रेट है, अब सबको पता चल जाएगा जिस तरह से अपन चर्चा कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर एक क्रिप्टो काउंसिल बना दी जाती है कि ये क्रिप्टो को लागू करवाएगी। अब आप कहेंगे फिर से ये तो ख्याली पुलाव है, रुकिए और आगे चलते हैं। अब आपके सामने वर्ल्ड लिबर्टी नाम की एक कंपनी का पेज दिखाते हैं। वर्ल्ड लिबर्टी, जब आप खुद भी गूगल करके एंट्री करेंगे तो पता करेंगे कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम से एक कंपनी है जिसके अंदर सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का जो काम है उसमें जब आप एंट्री करेंगे तो यह क्रिप्टो के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है, जिसके 60% पर डोनाल्ड ट्रंप के छोटे बेटे एरिक ट्रंप का हाथ है, यानी कि उसके हाथ में इसका पूरा कंट्रोल है।
कंट्रोलिंग जो बोर्ड है उसमें एरिक ट्रंप यानी ट्रंप जूनियर उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। एक और बात यहां जानने की और वो ये है कि इस कंपनी ने, जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, इस कंपनी ने 22.5 बिलियन अपने टोकन जारी किए हुए हैं, जस्ट लाइक बिटकॉइन, कि इनके अपने टोकन हैं। ऐसे ही ट्रंप के अपने टोकन हैं जो ट्रंप ने अपने परिवार के नाम से जारी किए हुए हैं। उनको खरीदने के लिए आपको पैसा लगाना होगा। अब आप इसको एक बार समझ लीजिए। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, तारीखों पर नजर डालते हैं। तारीखें कुछ इस तरह से हैं। आप 22 तारीख के दिन भारत में पहलगाम में आतंकी हमला देखते हैं। 22 अप्रैल को हमला होता है। 22 अप्रैल को हमला होता है। पाकिस्तानियों को यह विश्वास ही नहीं होता है कि भारत इसका बदला लेगा, ऑपरेशन सिंदूर करेगा। उन्हें यह लगा कि अंदर तक कोई नहीं आएगा, इंडिया वाले आएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ करेंगे, बाद में हम भी कुछ दिखा देंगे, सब सेटल हो जाएगा। इस बीच में पाकिस्तानी संतुष्ट थे, लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार की प्रतिक्रियाओं से एक भय बैठ रहा था कि कुछ तो बड़ा हो सकता है। ऐसे में 26 तारीख के दिन एक खबर आती, 27 तारीख के दिन आप इस खबर को देखते हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल एक ट्वीट डालती है, और वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बिलाल बिन शाकिब, वही साकिब जो क्रिप्टो काउंसिल के अंदर सलाहकार नियुक्त किया गया है, वो सीईओ के पद पर बिठाया गया, वो वेलकम करता है किसका, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का, उसकी लीडरशिप का, जिसमें जैक विटकॉफ, वाटर चेज और जैक फॉरमैन पाकिस्तान आते हैं। और कहा जाता है कि ये ब्लॉकचेन और स्टेबल कॉइन और डेफाई के कोलैबोरेशन के लिए पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेप फॉरवर्ड ले जा रहा है। 27 अप्रैल के दिन अमेरिका से चलकर इसी कंपनी के वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के अधिकारीगण पाकिस्तान पहुंचते हैं। उनका ग्रांड वेलकम होता है। इतना वेलकम होता है कि भाई साहब इन्हें एकदम मतलब इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है जैसे ट्रंप खुद आ गए हों। WLFI वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस ने खुद ने 28 अप्रैल को ट्वीट डालकर धन्यवाद बोला पाकिस्तान सरकार का, और कहा कि यह एक इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल से मिलना, और हम पाकिस्तान को भविष्य में इनोवेशन के लिए आगे ले जाना चाहते हैं। WLFI कौन है, तो यह समझने के लिए अब ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यह ट्रंप की कंपनी है और यह क्या कहां करने पहुंची। यहां पर एक और धन्यवाद मिलता है और कहा जाता है कि एक क्लोज फ्रेंड ऑफ आवर को फाउंडर जाकिर फॉकमैन फॉर हेल्पिंग मेक आवर मीटिंग विद पाकिस्तानी क्रिप्टो काउंसिल, फ्रेंडशिप हो जाती है। 28 अप्रैल को ट्वीट आ जाता है। क्रिप्टो के अंदर एक जानकारी और निकलती है, और वो क्या है, ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की जो टीम है, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलती है, आर्मी चीफ से मिलती है, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। मैंने आपसे क्या कहा था, ट्रंप दो व्यक्ति हैं, राष्ट्रपति ट्रंप और व्यापारी ट्रंप। व्यापारी ट्रंप व्यापार करने के लिए अपनी एक कंपनी को दबे हुए पाकिस्तान पर भेजे कि बोले देख अगर बचना है तो आजा सौदा करते हैं। ये धड़ाधड़ सौदा करते हुए दिखते हैं। एक और तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल में जितनी भी चीजें हो रही हैं, यहां पर बकायदा इन बीच में इन लोगों के साइनिंग होती है। अब एक तस्वीर आपके सामने होनी चाहिए। यह साइनिंग करते हुए आपको एक आदमी, महामानव सा, आदि मानव सा यहां दिखाई दे रहा है। इसको आप देखें। ये यदि आप पहचान रहे हैं तो यह व्यक्ति कौन है, यह वही व्यक्ति है जिसने की घोषणा की थी कि हम पर हमला होने वाला है। यह पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, जो कि साकिब के साथ बैठकर इस टीम से चर्चा करता हुआ तस्वीरों में दिख रहा है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल इस तस्वीर को यहां साझा कर रही है। इससे और स्पष्ट यह होता है कि ये जो काउंसिल आई थी बातचीत करने, पाकिस्तान का पूरा महकमा उसके इंतजार में था, और इसीलिए खबर बनती है कि पाकिस्तान ने एक ऐसी क्रिप्टो कंपनी के साथ डील साइन की है जिसमें ट्रंप के परिवार का 60% हिस्सा है। यानी कि ट्रंप ने उस पहलगाम हमले की कीमत वसूल ली थी उनके साथ वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस की डील करके, कि देखो बेटा तुमको अब बचाने वाला होगा तो कौन होगा, तो वो ट्रंप होगा, और वो ट्रंप आपसे पैसा लेगा। अब आप पूछेंगे पाकिस्तान की ऐसी भी क्या स्थिति है वो जो फंसा पड़ा है, मतलब इस तरह की डील के पीछे की कहानी क्या है। इस कहानी को केवल इतने में समझ लीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रंप के जो कॉइन्स हैं, अब उनमें पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष, यही कारण है मार्को रूबियो ने इनके सेना अध्यक्ष से बात की थी, हमारे देश में नहीं की थी। इन सेना वालों का जो पैसा है वो लगा होता है, और उस पैसे को ही उस क्रिप्टो में ये लोग लगवाने के लिए ये सारा सेटिंग वेटिंग कर दिए हैं। ठीक है साहब। अब इसके अंदर एक और चेहरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। ट्रंप ने जिस तरह से इस काम को करने के लिए पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल से बातचीत की, उस क्रिप्टो काउंसिल से थोड़ा आगे चलते हैं और पहुंचते हैं शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज पर। अब ये सलमान शहबाज की क्या कहानी है, अब वो सुनो।
असल में दुबई के अंदर एक कंपनी बनाई जाती है जिसका नाम है हाईलैंड सिस्टम्स। ये हाईलैंड जो सिस्टम है, ये हाईलैंड सिस्टम शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज की कंपनी है। हाईलैंड सिस्टम को काम दिया जाता है कि ये पाकिस्तान सरकार को ब्लॉकचेन और क्रिप्टो माइनिंग मतलब क्रिप्टो को बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं, उसके लिए बड़ी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है, वो सारी तकनीकी देगी ला करके। हाईलैंड के पास कोई चीज नहीं है। हाईलैंड को सारा सिस्टम अमेरिका देने वाला था। ऐसे में कंपनी में ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप और पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स भी साझेदार हो जाते हैं। इस हाईलैंड सिस्टम के अंदर सब लोग शामिल होते हैं। दुबई में यह कंपनी बनती है। ट्रंप के करीबी निवेशक और क्रिप्टो लॉबी पहले से ही अमेरिका के रेगुलेशंस जो चल रहे हैं उनसे डरी हुई थी। उन्हें एक अस्थिर देश चाहिए था। सलमान की कंपनी को काम दिया जाता है कि बेटा तुम जो है, जब माइनिंग होगी पाकिस्तान में, मतलब सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से क्रिप्टो बनाई जा रही होगी, तो बिजली सप्लाई का टेंडर तुम्हें देंगे और पाकिस्तान के अंदर जो काउंसिल है उसके साथ अमेरिका की कंपनी का टाई अप तुम्हारे माध्यम से होगा। शहबाज शरीफ ने अपने बेटे को सेट कर दिया। मतलब वर्ल्ड लिबर्टी फाउंडेशन जिसके साथ शहबाज शरीफ काम करवाना चाहते थे, बाकायदा पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की डील होती है और बीच में यह अपने बेटे को सेट कर देते हैं। ये जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, इसने मार्च में USD1 नामक एक स्टेबल कॉइन लॉन्च किया। स्टेबल कॉइन वो कॉइन होते हैं जिनके पीछे पैसा बैक में लगाया जाता है। मतलब $1 के बराबर एक कॉइन, कुछ इस तरह से समझ लीजिए, इसके पीछे कोई एसेट खड़ा कर दिया गया। तो ट्रंप ने मान लो अपनी कुल वर्थ के बराबर एसेट कॉइन लॉन्च कर दिए। अब दुनिया वाले उन्हें खरीदते रहे, जितने में ले जाना है ले जाओ। क्रिप्टो के अन्य कॉइन की तुलना में थोड़ा ज्यादा सेफ कॉइन माना जाता है और इसी कारण से यह व्यक्ति बाकायदा एक जेनियस एक्ट भी ले आया स्टेबल कॉइन को स्टेबिलिटी देने के लिए अमेरिका के अंदर, यानी अपना कॉइन बनाया और उस कॉइन की मार्केट कैप इस समय 18,000 करोड़ है। ट्रंप ने खुद का कॉइन बनाया, जैसे बिटकॉइन है ऐसे खुद का कॉइन बनाया। और सुनिएगा, इसी के साथ साथ WLF में क्रिप्टो के अंदर तो सारा हो ही रहा है। ट्रंप के पास एक ट्रंप मीम कॉइन भी है जिसकी 80% भागीदारी उसकी खुद की है, जिसमें उसका 1 लाख करोड़ तक का बाजार है। अब आप समझिए पूरा खेला क्या है। ट्रंप ने अपनी क्रिप्टो बनाई, उस क्रिप्टो के अंदर पैसा लगवाने के लिए लोग चाहिए थे। लोग में पाकिस्तान का नंबर 2 का सारा पैसा मांगा और कहा कि तुम मेरे ट्रंप कार्ड में पैसे लगाओ और मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, तुम्हें अंतरराष्ट्रीय रूप से इतनी इज्जत दिलवाऊंगा क्योंकि पूरा PR गेम मेरा है। मैं जाकर दुनिया के सामने कहूंगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बराबरी करवाई है मैंने, शांति करवाई है, दोनों न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट हैं। ट्रंप का इस तरह बिकना ही आसिम मुनीर को ले जाता है, टिकाता है कि भैया इन्हें मार्शल बना दो, फील्ड मार्शल बना दो, और ये पूरा की पूरा खेला सिमट जाता है। आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि इसी के चलते टिम कुक को, जो एप्पल के CEO हैं, ट्रंप उन्हें धमकाते हुए कहते हैं कि भारत से बना हुआ फोन तुम अमेरिका नहीं भेजोगे, अदरवाइज मैं तुम पर 25% टैरिफ लगाऊंगा। ये जो बेबुद्धि की बातें कर रहा है, असल में इसके पीछे की जो जालसाजी है वो ये कि यह व्यक्ति खुद का अपना व्यापार और उद्योगपतियों के पैरेलल खड़ा करना चाहता है और इसकी इस व्यापारिक चाहत ने कहां ले जाकर चीजों को खड़ा कर दिया है, संभवतया अब आपको वो बेहतर तरीके से समझ में आ गया हो। जानकारी समझ आई हो तो साथियों को समझाइएगा। यह जानकारी इसलिए जानना जरूरी है साथियों, क्योंकि कई बार बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा हो रहा होता है जो आप और हमको नहीं पता होता है, लेकिन जब आपको वो पता चलता है तो जानकारी लोगों तक साझा करिएगा। तथ्य के साथ, पूरे फैक्ट्स के साथ मैंने ये जानकारी रखी है। आप इसे और जज कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। पसंद आए तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब हमारी तरफ से भी एक जानकारी जान लीजिए, और वो ये है साथियों, मेरे द्वारा अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर एक कोर्स पढ़ाया जाता है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी चारों सब्जेक्ट हिंदी भाषा में और इंग्लिश भाषा में उपलब्ध है, बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में। और मेरे इसी क्लास के नोट्स जो हैं वो हमेशा बहुत ही अच्छी राइटिंग के साथ और बहुत अच्छे मोस्ट इन डिमांड नोट्स हैं जो कि मार्केट में आते नहीं, केवल ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। उनको ऑर्डर करना होता है अपनी पाठशाला ऐप से। हमने पहली बार समर स्पेशल एक ऑफर निकाला है। हमारे कुछ स्टॉक क्लियरेंसेस के साथ हम ये काम कर रहे हैं, और वो ये है कि हमारी ये 6 पुस्तकों का जो सेट है, चार सब्जेक्ट का जो क्लास में पढ़ाया गया नोट्स है, जो इस तरह का लिखा हुआ नोट्स है, इन दोनों को मर्ज करके हमने, पहली बार बोल रहा हूं, इसका मतलब आप पुराने छात्र हो तो कमेंट में जानकर बताइएगा, पहली बार हम अपने इन नोट्स को अपने इस कोर्स के साथ उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आप आज ही स्टॉक सीमित रहने तक अगर आप एनरोल करते हैं तो आप हमारी इन बुक्स को अपने घर पर तय समय के अंदर विद इन 7 डेज डिलीवर हुआ पाएंगे।
कोर्स की पूरी 1 साल की वैलिडिटी, साथ में हमारी जो बुक्स हैं वो आपको उपलब्ध होंगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कॉल सेंटर पर वर्किंग आवर्स में कॉल कर सकते हैं, सोमवार से शनिवार सुबह 10 से 6 के बीच में आपको। और हां, इस सोमवार को आप सबकी एक सेमिनार है, जो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए दोपहर 3 बजे टाइम टेबल बनाने के लिए, और जो पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए 1 बजे वेल्थ क्रिएशन की सेमिनार है बातें बाजार की एप्लीकेशन पर। तो बस ये थी मेरी इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल।